हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल समपारण टॉपर एकेडमी। समपारण की टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है या उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या अभ्यास के लिए जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस वीडियो लेक्चर के बाद आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग इसमें जितना भी पढ़ेंगे हिस्ट्री हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिक से तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, यानी इतिहास के बारे में। ये इतिहास क्या होता है? तो हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित होने वाली घटना। हिस्ट्री जो शब्द है वह हिस्ट्रिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित होने वाली घटना। उसके बाद हिस्ट्री इतिहास अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, यानी पिछले बीते हुए समय में जितनी भी घटनाएं हुई है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं वह इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। अथवा तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों द्वारा घटित हुई घटना को फिर से उजागर करना इतिहास कहलाता है। तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों द्वारा घटित हुई घटना को फिर से उजागर करना आपका इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट आपका वह है आपका हेरोडोटस को इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया। हेरोडोटस थे वह हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। तो ये अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव को कोई व्यक्ति अपना देश के प्रति प्रेम या लगाव रखता है वह राष्ट्रवाद कहलाता है। और ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहा जाता है। या अथवा इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। इसके बाद आपका है कि इसके बाद आपका वह है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद उन्नत रूप में प्रकट हुई। जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय से राष्ट्रवाद का विकास एवं प्रसार बहुत ही तीव्र गति से होने लगा था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई और इस क्रांति का नारा था वह था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसका नारा था वह था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व था। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म है वह 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट था यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान था वह नेपोलियन बोनापार्ट का था। और इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को हुआ था। 18 मई 1804 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। 18 मई 1804 को नेपोलियन बोनापार्ट था वह फ्रांस का सम्राट बना, फ्रांस का राजा बना। और वह अपना एक नया कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा नेपोलियन संहिता था 18 मई 1804 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट आपका है नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद को पूरी तरह से फैलाया। नेपोलियन बोनापार्ट था वह यूरोप में राष्ट्रवाद को पूरी तरह से फैला दिया था। उसके बाद नेक्स्ट वह है आपका यहाँ पर वह है वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। और जिसकी मेजबानी था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था।
वियना सम्मेलन जो है 1815 में हुआ, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख जो था वह घोर प्रतिक्रियावादी था और वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था, और ये ऑस्ट्रिया का चांसलर भी था। नेपोलियन युग जो था 1804 से लेकर 1815 तक चला, 1804 से लेकर 1815 तक चला, तथा मेटरनिख युग जो था 1815 से लेकर 1848 तक चला। मेटरनिख युग जो है 1815 से लेकर 1848 तक चला। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, उसके बारे में हम लोग तो पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे जुलाई 1830 की क्रांति और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। वियना सम्मेलन 1815 के बाद जो है फ्रांस में पुनः जो है बूर्बो राजवंश का शासन हो गया एवं लुई 18वां जो है फ्रांस का राजा बना। लुई जो है एक व्यक्ति का नाम है जो फ्रांस का राजा बना, और वह फ्रांस का जो है 18वां राजा बना, इसलिए उसका नाम जो पड़ा आपका लुई 18वां पड़ा। और 1824 में जो है लुई 18वां की मृत्यु हो गई, यानी उसका निधन हो गया। और लुई 18वां के बाद जो फ्रांस का राजा बना वह बना आपका चार्ल्स 10वां। फ्रांस का राजा लुई 18वां की मृत्यु के बाद जो बना वह चार्ल्स 10वां बना फ्रांस का राजा, और उसने जो है अपना प्रधानमंत्री पोलिग्नेक को बनाया। चार्ल्स 10वां जो था अपना जो है प्रधानमंत्री वह पोलिग्नेक को बनाया, और 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जो है जारी करके प्रजा को जो है मताधिकार से वंचित कर दिया गया, जितने भी वहाँ पे जनता थे उन्हें वोट देने से जो है वंचित कर दिया गया। और उसके बाद जो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति हुई, और 31 जुलाई 1830 को जो है चार्ल्स 10वां जो था वह इंग्लैंड पलायन कर गया, इंग्लैंड वो भाग गया। और लुई फिलिप का जो है अब शासनकाल जो है शुरू हुआ, जो कि आर्लिया वंश का जो है था, और इसका जो है शासनकाल जो है शुरू होता है। कब से होता है? 1830 से लेकर, इसका जो शासनकाल था 1830 से लेकर 1848 तक चला था। 1830 से लेकर 1848 तक चला था। यहाँ पे जो नेक्स्ट है वह है कि लुई नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा बना। लुई फिलिप के शासनकाल के बाद जो है फ्रांस का जो राजा बना, यानी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो राजा बना वह बना लुई नेपोलियन। उसके बाद जो है 1830 ईस्वी के क्रांति के समय जो है फ्रांस का शासक जो है चार्ल्स 10वां था। जब 1830 की क्रांति जो चल रही थी उसमें जो है फ्रांस का जो शासक था वह चार्ल्स 10वां था। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया था। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में जो है एक विशाल भोज का आयोजन किया था। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन कब किया गया था? तो 22 फरवरी 1848 को, या 22 फरवरी 1848 को जो है सुधारवादियों ने एक विशाल भोज का आयोजन कहाँ किया था? तो पेरिस में किया था। नेक्स्ट जो है वह है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई बाद, उसके बाद जो है लुई नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना, यानी फ्रांस का राजा बना। 1848 की क्रांति जो है फ्रांसीसी क्रांति ने जो है मेटरनिख युग का अंत कर दिया। 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई वह मेटरनिख युग का जो है अंत कर दिया, और मेटरनिख युग जो था 1815 से लेकर 1848 तक चला था, और नेपोलियन युग जो था 1804 से लेकर 1815 तक चला था। नेक्स्ट जो है आपका हुआ है यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर जो है राइन राज्य संघ का निर्माण किया। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन प्रदेशों को जीतकर जो है 1806 ईस्वी में राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कब किया था? तो 1806 ईस्वी में किया था। लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का जो है अवलंबन करते हुए, यानी अपनाते हुए 1840 ईस्वी को जो है गिंजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये लुई फिलिप जो थे वह स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए जो है 1840 ईस्वी को जो है गिजो का अपना प्रधानमंत्री बनाए थे। उसके बाद जो है सार्डिनिया फ्रीडमाउंट का शासक विक्टर एमुलियन ने जो है काउंट कबूर को जो है 1862 ईस्वी को जो है प्रधानमंत्री बनाया। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका विक्टर एमुलियन ने
काउंट कपूर को जो है किस पद पर जो है नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री पर। और कब किया था, तो 1862 ईस्वी को किया था। जर्मनी में जो है 39 रियासतों का जो है संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से जो था ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है इटली का एकीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इटली के एकीकरण के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। इटली का एकीकरण, सर्वप्रथम नेपोलियन ने इटली के जो है 3 बड़े बड़े राज्यों में जो है 3 बड़े बड़े राज्यों लिगुनियन, सिस्पाइन, ट्रांसपडेन में जो है एकीकृत किया था। और उसके बाद जो है जोसेफ मेजनी 1820 ईस्वी में कार्बोनारी दल का संगठन किया था। जोसेफ मेजनी जो था 1820 ईस्वी में जो है कार्बोनारी दल का जो है संगठन किया था। और आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कार्बोनारी दल मेजनी का संबंध जो था वो किस दल से था, तो कार्बोनारी दल से था। और जो है 1831 में जो है यंग इटली आता था। 1834 में जो है यंग यूरोप की स्थापना की। मेजनी ने 1831 ईस्वी में जो है यंग इटली और 1834 में जो है यंग यूरोप नामक संस्था जो बनाई थी। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सभी जितने भी कराए जा रहे हैं वो पूछे ही जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जो है वह हुआ कि इटली के एकीकरण का जो तलवार कहा जाता है वो गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण के तलवार जो कहा जाता है वो गैरिबाल्डी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका है इटली का एकीकरण का मसीहा जो है मेजिनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपको मेजिनी को कहा जाता है। और तलवार किसे कहा जाता है, तो गैरिबाल्डी को कहा जाता है। गैरिबाल्डी ने जो है 1862 में जो है रोम पर आक्रमण करने की जो है योजना बनाई थी। गैरिबाल्डी जो है वो 1862 में रोम पर आक्रमण करने की जो है योजना बनाई थी। गैरिबाल्डी के जीवन के बारे में जो है लाला लाजपत राय ने लिखी है। गैरिबाल्डी जो व्यक्ति है वो पेशे से नाविक था और उसके जीवन के बारे में जो लिखने वाले व्यक्ति है वो है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट जो है आपका हुआ है कि यहाँ पर काउंट कपूर जो है एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट कपूर क्या था, एक कूटनीतिज्ञ था और वह राष्ट्रवादी भी था। इसने फ्रांस के साथ मिलकर 1859 और 60 के सीमा संबंधी विवाद में जो है ऑस्ट्रिया को हराकर यानी पराजित कर लोम्बार्डी पर जो है अधिकार कर लिया एवं रोमांगना, टस्कानी, पार्मा एवं मोडोना जैसे राज्यों को जो है जनमत संग्रह द्वारा जो है आपस में मिला लिया। जनमत संग्रह द्वारा आपस में मिला लिया। नेक्स्ट जो है वह है आपके यहाँ पर वह है नेक्स्ट जो है आपका वह है कि काउंट कपूर जिसका दूसरा जो नाम था वह इसे जो है दुर्भाग्य वंश भी कहा जाता था। इसकी जो मृत्यु है, इसका जो निधन हुआ था वह 1862 ईस्वी में हुआ था। काउंट कपूर की मृत्यु या दुर्भाग्य वंश की मृत्यु कब हुई थी, तो 1862 ईस्वी में हुई थी। नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को जो है मताधिकार प्राप्त किया। यानी जितने भी 21 वर्ष के पुरुष हो गए थे उन्हें जो है वोट देने का अधिकार नेशनल असेंबली ने कर दिया। उसके बाद जो है गैरिबाल्डी जो था आपका पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। और उसने 1861 में कितने में 1861 में जो है 10,000 स्वयंसेवक युवकों की जो है लाल कुर्ती नामक संगठन बनाई थी। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो वह जो पेशे से था नाविक था। और 1861 में जो है 10,000 स्वयंसेवकों की जो है लाल कुर्ती नामक जो है संगठन बनाया था। तो पूछा जाएगा लाल कुर्ती संगठन किसने बनाया था, तो गैरिबाल्डी ने बनाया था। उसके बाद जो है वह जो है गैरिबाल्डी जो है संगठन नामक बनाया तथा नेपल्स एवं सिसिली के नामक 2 राज्यों को जो है जीतकर अपने राजा विक्टर एमुलियन द्वितीय को जो है सौंप दिया। गैरिबाल्डी जो है लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया और नेपल्स एवं सिसिली नामक 2 राज्यों को जीतकर अपने राजा विक्टर एमुलियन द्वितीय को जो है सौंप दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है कि आपका यहाँ पर इटली के एकीकरण का तलवार जो है गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, गैरिबाल्डी को कहा जाता है। सेडवा के युद्ध जो है 1866 ईस्वी में, सेडवा के युद्ध कब हुआ, 1866 ईस्वी में हुआ और पारसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, पारसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, जिसमें जो है पारसा की जीत हुई थी और ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। यानी पारसा जो जीता और ऑस्ट्रिया आपका हारा।
और सेडवा की युद्ध जो था आपका 1866 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम, ये सभी जो है जितने भी कराए जा रहे हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका हुआ है यहाँ पर हुआ है कि सड्डौन का युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ और किसके बीच हुआ था, तो पारसा और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें पारसा की जीत हुई और फ्रांस की जो है हार हुई थी। सेडवा की युद्ध 1866 में पारसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी, जिसमें पारसा राज्य की जो है जीत हुई थी और ऑस्ट्रिया की जो हुई थी हार हुई थी। उसके बाद जो है सेडौन का युद्ध 1870 में हुआ। ये जो युद्ध हुआ था पारसा और फ्रांस के बीच हुआ था और इसमें जो है पारसा जो है वह जीता यानी विजयी हुआ और जो है आपका ये जो है फ्रांस जो था वह आपका हारा यानी पराजित हुआ। 1871 में जो है इटली का एकीकरण का कार्य जो था पूर्ण हुआ, यानी इटली का एकीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी वह 1871 में जो है पूर्ण रूप से जो है पूरा हो गया इटली का एकीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी जो है नेपोलियन के प्रयासों से जो था 39 राज्यों में जो था एकीकृत हुआ था। जर्मनी नेपोलियन के प्रयासों से 39 राज्यों में एकीकृत हुआ था। उसके बाद जो है जर्मनी के एकीकरण में जो है हिगेल, हम्बोल्ट, जैकब ग्रीम जैसे दार्शनिकों ने भी योगदान दिया था। जर्मनी के एकीकरण में जो है व्यक्ति का जो योगदान था वह थे हिगोल, हम्बोल्ट, जैकब ग्रीन जैसे दार्शनिकों ने भी योगदान दिया था। उसके बाद जो है क्या, जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से जो है शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने ब्रेसेनशेफ्ट नामक जो है संगठन बनाई थी। जर्मनी के एकीकरण के जो उद्देश्य से जो थे शिक्षक और विद्यार्थी, टीचर और स्टूडेंट जो थे वह ब्रेसेनशेफ्ट नामक जो है संगठन बनाए थे। नेक्स्ट जो है आपका है वियना सम्मेलन 1815 के बाद राइन राज्य संघ का जो नाम जो है परिवर्तित करके जो है बदल करके जर्मन महासंघ कर दिया गया। यानी जो है राइन राज्य संघ का जो नाम था वह 1815 के जो वियना सम्मेलन हुआ उसके बाद जो है उसका नाम जो है परिवर्तित करके चेंज करके बदल करके जर्मन महासंघ कर दिया गया। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने पारसा में जो है शुल्क संघ जाल्बरीन नामक संस्था बनाई थी। ये जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी और कब बनी थी, 1834 में पारसा में शुल्क संघ जाल्बरीन संस्था की स्थापना की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपके यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका है 1862 में बिस्मार्क जो है पारसा का चांसलर, पारसा का प्रधानमंत्री बना। 1862 में बिस्मार्क जो है पारसा का जो है चांसलर बना यानी प्रधानमंत्री बना, नियुक्त किया हुआ। ये जो है प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुआ तथा रक्त एवं लौह की नीति और अनिवार्य सैन्य सेवा जो है लागू किया। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। सैन्य एवं सेवा की जो है वह अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने जो है फ्रांस के साथ जो है तटस्यता की संधि, बिस्मार्क जो था वह फ्रांस के साथ तटस्यता की संधि तथा इटली के साथ जो है सैन्य सहयोग की संधि की थी। नेक्स्ट जो है वह 10 मई 1871 ईस्वी को हुई फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी के एकीकरण का कार्य जो था वह पूर्ण हुआ। किस संधि के द्वारा जो है जर्मनी के एकीकरण का कार्य जो है पूर्ण हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। और फ्रैंकफर्ट की संधि जो था वो कब हुआ था, तो 10 मई 1871 ईस्वी को। जो है आपका नेक्स्ट जो है पारसा का नाम बदलकर जो है जर्मनी रख दिया गया। जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो पारसा का नाम जो है बदलकर जर्मनी रख दिया गया। नेक्स्ट जो है वह है आपके यहाँ पर वह है जर्मनी की जो है संसद का जो नाम था वह डाइट था। जर्मनी के संसद का नाम क्या था, डाइट था। जर्मनी का जो है प्रथम सम्राट जो बना वह विलियम प्रथम बना। जर्मनी का प्रथम सम्राट, प्रथम राजा जो बना वह विलियम प्रथम बना था। नेक्स्ट जो है वह है आपका हम लोग पढ़ेंगे यूनान में जो है राष्ट्रवाद, यानी यूनान में जो है राष्ट्रवाद का विकास प्रसार किस प्रकार हुआ। यूनान में राष्ट्रवाद तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वह रोम थी एवं पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो थी वह कुस्तुनतुनिया थी। आज 1453 ईस्वी में जो है कुस्तुनतुनिया का क्या हुआ, पतन हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ एवं तुर्की का जो है कुस्तुनतुनिया पर जो है अधिकार हो गया। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 में जो है पतन हुआ और उसके बाद जो है कुस्तुनतुनिया पर जो देश का अधिकार हुआ वह तुर्की का हुआ। यानी
कुस्तुतनिया जो देश था उस पर जो है अधिकार करने वाला जो देश था वह था तुर्की। यूरोप वासियों के लिए जो है यूनान का जो है यूनान देश का जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान की, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वह है आपका यहाँ पर वह है गुप्त क्रांतिकारी संगठन हितेरिया फिलाई की स्थापना जो की गई और उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वह 2 लाख थी, 2 लाख। इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन जो है यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए जो है शहीद हो गए, यानी इंग्लैंड के जो महान कवि लॉर्ड बायरन थे वह यूनान को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो है शहीद हुए थे। नेक्स्ट जो है आपका 1821 में अलेक्जेंडर चिप्सलेटी के नेतृत्व में जो है विद्रोह की शुरुआत हुई। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी, तो 1829 में किन किन देशों के बीच हुई थी, तो यूनान एवं तुर्की के बीच हुई थी। उसके बाद जो है 1832 में कुस्तुतनिया की संधि द्वारा जो है यूनान को जो है स्वतंत्रता मिली। 1832 में जो है कुस्तुतनिया की संधि हुई और इसके फलस्वरूप जो है आपको यूनान को जो है स्वतंत्रता मिली है। और यूनान का जो है प्रथम सम्राट यानी प्रथम राजा जो है ओटो को बनाया गया था, जो कि आपका बवेरिया का शासक था। बवेरिया का शासक जो है उसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट जो है वह है आपका यहाँ पर वह है हंगरी की राजधानी कहाँ थी, तो ये बुडापेस्ट पड़ता है। हंगरी की राजधानी जो था कहाँ पे था, बुडापेस्ट, तथा हंगरी पर जो है ऑस्ट्रिया का अधिकार था। हंगरी की राजधानी कहाँ, बुडापेस्ट, और इस पर जो है किसका अधिकार था, तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। पोलैंड की राजधानी वार्सा, पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वार्सा है, तथा रूसी शासन के जो है विरोध में विद्रोह की जो है शुरुआत हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है तथा फ्रांस का राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में तथा इटली की राजधानी रोम में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना में, तथा इटली की राजधानी कहाँ है, रोम में है। नेक्स्ट जो है आपका वह है यहाँ पर वह है जर्मनी की जो है राजधानी बर्लिन में है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एवं इसका जो चांसलर है वह है एंजेला मर्केल। वो नेक्स्ट जो है आपका है यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 से 5 बार ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वह है आपका यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में जो है, यानी बुक के जो है पीछे वाला साइड में जो दिया गया है वह है। अब उसमें जो है पहला जो क्वेश्चन है आपका वह है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में जो है किस महादेश में जो है आते हैं या स्थित है, तो ये यूरोप महादेश में आते हैं। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन है दूसरा जो आपका बुक में जो है फ्रांस में जो है बुर्बो वंश की जो है पुनर्स्थापना जो है वियना कांग्रेस के बाद हुई थी। किस वंश के कारण, तो वो बुर्बो वंश के जो है पुनर्स्थापना के बाद। मेदिनी का संबंध जो था वह कार्बोनारी संगठन से था। अब इटली एवं जर्मनी जो है इसका जो एकीकरण का जो विरोध था वह ऑस्ट्रिया देश था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट जो है वह है आपके यहाँ पर वह है काउंट कबूर को जो है विक्टर एमेलियन ने जो है प्रधानमंत्री पद पर यानी प्राइम मिनिस्टर के पद पर जो है नियुक्त किया था। गैरिबाल्डी जो था वह पेशे से नाविक था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने कराया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था या कराया था। उसके बाद जो है 8 नंबर जो क्वेश्चन है जालबरीन जो थी एक व्यापारियों की क्या थी, संस्था थी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वह बिस्मार्क ने किया था। और फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वह 1871 को, कब, 10 मई 1871 को हुई थी। यूरोपवासियों के लिए जो है यूनान का जो है साहित्य विज्ञान जो है ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि जो हुई थी वह यूनान और तुर्की के बीच हुई थी, तो ये तुर्की के साथ हुई थी। नेक्स्ट जो आपका जो है वह जो है भरने वाला लाइन जो है खाली दिया हो रहता है, वो भरने वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है बुक में जो है केवल खाली स्थान डॉट दिया होगा। उसके बाद जो है पूछा गया होगा कि युद्ध में जो है एक महाशक्ति का पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जो है जर्मनी का जन्म हुआ। तो सेडॉन के युद्ध में ही जो है एक महाशक्ति के पतन पर जो है दूसरी यूरोपीय शक्ति जर्मनी का जो है जन्म हुआ।
सेडवा का जो युद्ध हुआ था वह ऑस्ट्रिया और फारसा के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया जो था पराजित हुआ और फारसा जो था जीता, और ये 1866 में हुआ था। नेक्स्ट जो है वो है आपके यहाँ पर 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जो है मेटरनिक युग का जो है अंत कर दिया। उसके बाद जो है वेटिकन सिटी के जो है राजमहल, जहाँ क्या रहते थे, पोप रहते थे, जो इटली के जो है संघर्ष से जो है बचा रहा। उसके बाद जो है यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहाँ का जो है राजा घोषित किया गया था। और हंगरी की जो राजधानी है वह है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट में। नेक्स्ट जो है वह आपके मैच कराने वाला जो है आपके क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बुक में, उसके भी हम लोग मैच करा देंगे। देखिए वो मैच मेजनी का जो संबंध है, मेजनी जो था वह इटली का था, इटली। हिगोल जो था वह दार्शनिक था। बिस्मार्क क्या था? जर्मन चांसलर था। विक्टर एमुलियन जो है था राजनीतिज्ञ एवं सफल राष्ट्रवादी नेता था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मैच कराने वाला क्वेश्चन है वह है आपके यहाँ पर, उसमें जो है पूछा वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ। मेटरनिक का पतन 1848 में, इटली का एकीकरण 1871 में, और सेडन का युद्ध 1870 में। नेक्स्ट जो आपका मैच कराना वाला तीसरा नंबर जो है मैच कराने वाला प्रश्न जो है क्वेश्चन है आपका वह है केसूत जो था हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 में हुई थी। यूनान का स्वतंत्रता जो है कब प्राप्ति हुई? ये 1832 में प्राप्त हुई थी, 1832। पोलैंड में जो आंदोलन जो चल रहा था वो कब हो रहा था? 1830 गया है। यहाँ पर जितने भी आपके इंपोर्टेंस पॉइंट या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं वह आपके एनसीईआरटी बुक से दिया गया था। यदि आप इसका पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर एसएमएस कीजिएगा, आपको पीडीएफ नोट जो है दे दिया जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 6207583177। इस पर जो है आप एसएमएस कीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, आपको जो है नोट्स जो है सेंड कर दिया जाएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास तुरंत पहुंचे।